हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़े थे। तो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट देखे थे। तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है। उसमें हम लोग जेड डिफरेंस की बात किए थे और जेड डिफरेंस के लिए हम लोग फुल फील्ड, हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड चेक किए थे। तो जेड डिफरेंस का अंतर कितने का रहता था जब फुल फील्ड, हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड का यूज होता था? जेड डिफरेंस कितना हो? 1। परमाणु क्रमांक में अंतर कितने का रहता था? 1 का। तो हम वहां पे आपको IE1 और IE2 बताए थे सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में। हम आपको क्वेश्चन दिए थे कि सेकंड पीरियड में थर्ड IP की गणना करना है, तो उम्मीद है आप लोग किए होंगे ना। उसके बाद हम लोग वहां पे पढ़े थे कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। तो कहने का अर्थ क्या कि एटॉमिक रेडियस की यूनिवर्सल ना, नंबर ऑफ सेल बढ़े तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? घटेगा। उसके बाद एक टू केस देखे थे हम लोग कि विभिन्न प्रकार के IP के मान दिए गए हों और उसमें पूछ ले कि तत्व के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अचानक जंप जहां से ज्यादा होता था उसके पहले के IP को गिन लेते थे, जो आयतन कोष में इलेक्ट्रॉन आता था उसकी संख्या के बराबर होता था। और थ्योरी हम लोग पढ़े थे किसी भी लिखित गैसीय परमाणु के मूल अवस्था में उसके वायतन कोष में सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाता है। आयनन ऊर्जा प्रक्रम ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है जिसके एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो ये देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या। तो जस्ट उसके उल्टा किसी विलिखित गैसीय परमाणु के वायतन कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसी विलिखित गैसीय परमाणु के वायतन कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जैसे देखें, मान लें एग्जांपल एक लिए हुए हैं, X है कोई एलिमेंट गैसीय अवस्था में, विलिखित गैसीय परमाणु। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? जुड़ गया। जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो एक जुड़ा है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? वृद्धि। तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होगी वो ऊर्जा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रक्रम होता है वो कैसा प्रक्रम होता है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। वो क्या था? ऊष्माशोषी प्रक्रम। इसके एंथैल्पी का मान क्या होता है? ऋणात्मक। उसके एंथैल्पी का हम लोग क्या मान पढ़े थे? धनात्मक। अब एग्जांपल देखें, X है, एक एग्जांपल है, X है गैस था, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? जुड़ गया। जब जुड़ गया तो क्या हो गया? दृढ़ आवेश। जब दृढ़ आवेश आ गया तो इसका ये किसको सिद्ध करता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। अब दूसरा एग्जांपल देखें, X माइनस। अब इसमें से क्या हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, तभी ना ये अपने मूल अवस्था में आया। एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो त्याग करने के बाद अपने मूल अवस्था में आ गया। और जब मूल अवस्था में आ गया, बताएं त्याग रहा है तो कौन सा प्रक्रम किसको रिप्रेजेंट करेगा? आयोनाइजेशन एनर्जी को ना। एक तो एग्जाम्पल देखें, जैसे सोडियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी का मान आपको दिया हुआ है 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर कह दे इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करें। ये अब जब बताएं, क्वेश्चन क्या कहा कि सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी का मान इतना दिया हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया, तो इसके आयनाइजेशन एनर्जी का मान कितना? 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन में आपसे कहा कि तो सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एंथैल्पी ज्ञात करें। बताएं ग्रहण करने की एंथैल्पी मतलब क्या? सोडियम आयन यहाँ पे रखें, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये अपने किस अवस्था में आ जाएगा? मूल अवस्था में। अब जब बताएं मूल अवस्था में आया तो इसके एंथैल्पी का मान क्या होता है? धनात्मक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5.14। आंसर ना। एक नोट्स देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेके। ऐसे तत्व जिनके वाहितम उपकोष में हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो, ऐसे तत्व जिनके वाहितम उपकोष हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो, तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करना चाहते ना। वो हाफ फील्ड मतलब वो अस्थायी अवस्था है। हाफ फील्ड या फुल फील्ड किसी परमाणु की जो अवस्था होती है वो अस्थायी होता है। सबसे ज्यादा अस्थायी अवस्था कौन? जो फुल फील्ड हो ना, उसके बाद हाफ फील्ड। तो जब फुल फील्ड बताएं, जैसे मान ले P में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ लेके जाएगा उनको ना। तो ऐसे जितने भी तत्व होते हैं, ऐसे तत्व जिनके वाहितम उपकोष हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो, तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहते। अतः इन तत्वों की जो EA का मान होता है वो क्या होता है? EA मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कितना होता है? 0। कहने का मतलब क्या कि अगर कोई तत्व हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कितना होता है? 0 होता है। वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहता ना।
यदि इन तत्वों में फिर भी इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए, मतलब जबरदस्ती, समझ रहे हैं, फिर भी इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो प्रक्रिया उष्मा शोषी होगा तथा बनने वाला ऋणायन अनस्टेबल होगा। इसका मतलब समझते हैं आप लोग। देखें, एक तो क्वेश्चन आया हुआ था आईआईटी में, आईआईटी में एक तो क्वेश्चन आया हुआ था, और कब आया हुआ था? 2001 में। क्वेश्चन ये था कि मोर अनस्टेबल ऋणायन मोर अनस्टेबल ऋणायन कौन सा है? मतलब ये आपको ए दिया था बी माइनस, बी दिया था बीई माइनस, सी आपका सी माइनस और डी आपका लिथियम ना। ये आईआईटी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बताएं निम्न में से कौन सा ऋणायन सबसे अधिक अस्थायी है ना। तो हम लोग अस्थायी की गणना कैसे करेंगे? यहां पे देखें, यहां पे यदि इन तत्वों में फिर भी इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो प्रक्रम उष्मा शोषी प्रक्रम होगा तथा बनने वाला जो ऋणायन होगा वो अनस्टेबल होगा। अब जो बताएं, हम लोग जानते हैं कि बोरान जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 5। परमाणु क्रमांक 5 होता है ना। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p1। बताएं क्या ये हाफ फील्ड है? वाह्यतम उपकोष हाफ फील्ड है? नहीं ना। अब आए यहाँ पे 1s2 और ये 2s2, यहाँ पे आए 1s2 2s2 2p2, यहाँ पे आए 1s2 2s1। अब बताएं, ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट किस लिए हुआ? क्योंकि ये हाफ फील्ड नहीं ना, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। इसका मतलब ये उष्मा छेदी, उष्मा उत्सर्जित कर सकता है ना, मुक्त कर सकता है। अब बताएं, यहाँ पे देखें बेरिलियम है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 और 2s2। तो बताएं ये कैसा है? फुल फील्ड ना। एक तो और देख लो, और देखिए कार्बन है, कार्बन इसका वाह्यतम उपकोष जो है क्या वो आधा भरा हुआ है? क्या वो पूरा भरा हुआ है? नहीं ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं क्या? ये बताइए, ये बेरिलियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना? 4, 1s2 2s2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, ये क्या है? फुल फील्ड। अब यहाँ पे आए ऐसे तत्व जिनके वाह्यतम उपकोष हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं ग्रहण करना चाहते, इलेक्ट्रॉन को नहीं ग्रहण करना चाहते। उसके बाद ये वाला लाइन देखें, यदि इन तत्वों में फिर भी इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो प्रक्रिया उष्मा शोषी होगा तथा बनने वाला ऋणायन कैसा होगा? अनस्टेबल। तो बताएं ये क्या है? फुल फील्ड है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किया है। लिथियम हाफ फील्ड है, क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है? क्या नहीं ना, उदासीन अवस्था में ना। तो इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण किया? ये फुल फील्ड होते हुए भी यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए या इलेक्ट्रॉन को दिया गया जबरदस्ती कि नहीं हम देवाई करेंगे चाहे जो हो जाए, तो बताएं इनमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल ऋणायन कौन? बेरिलियम ना। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया। अब अगला जो केस है, अगला केस देखें तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट। इसका मतलब क्या? जब वाह्यतम कोष में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तब वो क्या कहलाएगा? प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता ना। तो वो प्रक्रम कैसा होएगा? एक्सोथर्मिक, और उसके एंथैल्पी का मान क्या होगा? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्सन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण होता है वो प्रतिकर्षण से अधिक होता है। परंतु अदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या? EA2 EA3 EA4 एक्सेट्रा। मतलब अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जुड़े तो वो प्रक्रम कैसा प्रक्रम होएगा? इंडोथर्मिक प्रक्रम, बिकॉज रिपल्सन इज ग्रेटर देन अट्रैक्शन। प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होगा अट्रैक्शन के अपेक्षा। जैसे एग्जांपल देखें, यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। अब बताएं ये तो तत्व है, वो क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पर चार्ज कितना? -1। बताएं ये EA1 फर्स्ट हुआ कि नहीं? EA1 फर्स्ट हुआ, इसका मतलब ये कौन सा प्रक्रम हुआ? एक्सो। अब बताएं ये एक इलेक्ट्रॉन पुनः ग्रहण किया तो क्या हो जाएगा? EA2 -2 हो गया। अब बताएं ये प्रक्रम कैसा होएगा? इंडो। अब EA2 था, एक इलेक्ट्रॉन फिर ये ग्रहण किया, फिर ये क्या हो गया? EA3। ये भी कौन सा प्रक्रम होएगा? इंडो। कहने का अर्थ क्या कि अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई तत्व ग्रहण करेगा तब वो एक्सोथर्मिक प्रक्रम होगा। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किया तो वो कौन सा प्रक्रम होएगा? इंडोथर्मिक प्रक्रम ना। एक क्वेश्चन देखें, विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस आर सो इंडोथर्मिक, मतलब निम्न में से कौन सा प्रक्रम इंडोथर्मिक मतलब उष्मा शोषी प्रक्रम है? तो बताएं 4 ऑप्शन है आपके पास। ये बताएं ये उष्मा शोषी है कि नहीं?
भाई एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है, तो उसमें शोषित ना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे क्या है -3, मतलब ये कौन सा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेगा तो ये भी क्या होएगा, इंडोथर्मिक। अब आ जाए तीसरा वाला केस देखें, आर्गन और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो आर्गन माइनस। अब बताएं, आपके दिमाग में चलेगा कि सर जी ये बताए थे कि EA1 मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ये कौन सा प्रक्रम होएगा, उसमें 6 प्रक्रम होएगा। क्वेश्चन ना यहाँ पे मिस होता है। यहाँ पे मिस इसलिए होता है क्योंकि देखिए चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, और ये वाला आप ऑप्शन देखेंगे तो वहीं पे चक्कर खा जाएंगे, आप फंसेंगे इन दोनों के बीच में। और तो सबसे अच्छा आपको लगेगा ये वाला मार देंगे, कहानी खत्म। अब है क्या बताएं, आर्गन क्या है, फुल फील्ड। आर्गन फुल फील्ड होता है 3p6। अभी हम आपको केस बताएं वहां पे कि यदि कोई तत्व हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहता, परंतु उसको अगर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो वो कैसा प्रक्रम होएगा, उसमें शोषी प्रक्रम होएगा और अस्थायी होएगा। बताए अभी लिखवाए नहीं वहां पे, तो ऑप्शन कौन सा सही होएगा, ऑल ऑफ ये ना। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस का है, 2005 में पूछा गया है। डेल्टा H1 -x दिया था, डेल्टा H2 प्लस y दिया था। ये आपसे पूछा था इसके लिए क्या होएगा। अब बताएं, सबसे पहले ये बताएं, ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया डेल्टा H1 क्या होएगा, नेगेटिव, 100% नेगेटिव, क्योंकि ये कौन से प्रक्रम को शो कर रहा है, एक्सो। डेल्टा H नेगेटिव ना होगा। अब बताएं जो दूसरा वाला हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया तो -2 चार्ज हो गया। जब -2 चार्ज हो गया तो यहाँ पे प्लस हो गया। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या, इंडो ना। आपसे अब क्वेश्चन में पूछा क्या कि अगर इसके लिए डेल्टा H ये, इसके लिए डेल्टा H2 ये, तो बताएं इसके लिए क्या होएगा, इसके लिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू, बताएं ये क्या होएगा, इंडो होएगा कि एक्सो। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब इंडोथर्मिक होएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, +y - x। अरे +y - x, +y मतलब दूसरे में से पहले को क्या करेंगे, बता देंगे। ये इसका क्या बोलते हैं, जेईई मेंस 2005 में क्वेश्चन पूछा था। अब आए बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। तो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, तो सामान्यतः जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बनता घटेगा, और आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बनता बढ़ेगा। अब कहने का अब मतलब क्या कि यहाँ पे क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। अब आपके देखिए थ्योरी के अनुसार क्या है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होएगा, सामान्यतः बढ़ेगा। तो बढ़ेगा मतलब ये ना। और किसी वर्ग में ऊपर से, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब हम बताएं लेफ्ट टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होएगा, घटेगा। घट रहा है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टॉप टू बॉटम आ रहा है, क्या घट रहा है। ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं ना, ये गलत है। आप जनरली जानते रहे कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा सामान्यतः, और वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा, परंतु ऐसा नहीं होता ना। अब देखें ऐसा क्यों नहीं होता ना। तो देखें लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, बढ़ता है, परंतु ये क्या, सामान्यतः। किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, परंतु सामान्यतः। अब यहाँ पे देखें सेकेंड पीरियड हम लिखे हुए हैं, सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट और सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी किए हुए हैं, जिसमें बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियान को देखें। बेरिलियम और नियान क्या है, फुल फील्ड है, नाइट्रोजन क्या है, हाफ फील्ड है। अभी हम लोग एक पॉइंट पढ़े थे कि यदि कोई तत्व का वाहितम उपकोष पूर्ण रूप से भरा हो या अर्धपूरित हो, मतलब हाफ फील्ड हो, तो वो एक इलेक्ट्रॉन और नहीं जोड़ना चाहते ना। अर्थात उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो क्या होता है, शून्य, मतलब बहुत कम ना। अगर उनको, और उसके बाद भी हम लोग एक केस पढ़े थे कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती दिया भी गया तो वो उसमें शोषी प्रक्रम होंगे और क्या बोलते हैं वो अस्थायी हो जाएंगे ना। तो उस केस का तो कोई बात नहीं। यहाँ पे सिर्फ बात ये है कि जो फुल फील्ड होते हैं, फुल फील्ड या हाफ फील्ड, उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग शून्य होता है। शून्य मतलब कम। तो बताएं सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होएगा, नियान का।
नियॉन फुल फील्ड, अरे 2s2 2p6 वो कोस बढ़ रहा है ना, तो नियॉन सबसे कम, उससे उससे इससे नियॉन से बड़ा कौन, बेरिलियम, बेरिलियम बड़ा कौन, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन क्या हाफ फील्ड ना। अब यहाँ पे देखिए लिथियम भी हाफ फील्ड है, लिथियम भी हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है ना, परंतु लिथियम की बोरान से ज्यादा होता है, ये एक्सेप्शनल केस है, याद रखिएगा ना। उसके बाद कॉमन केस जो हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं बढ़ता है, तो यहाँ पे क्या, लिथियम बड़ा कार्बन, कार्बन बड़ा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बड़ा फ्लोरीन। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है वो सत्य ऑर्डर, सत्य ऑर्डर, जो वहां पे लिखे थे वो क्या था, गलत था ना। अब अगला केस देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उसमें सेकेंड पीरियड की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कम होती है, थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कम होती है। अब देखिए कारण क्या है। अब जैसे ये जो हम लोग फ्लोरीन लिए हैं, फ्लोरीन कौन से पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का, और ये कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का। तो बताएं हम लोग क्या जानते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होते हैं, घटते हैं, परंतु यहाँ पे क्या फ्लोरीन से ज्यादा किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो रहा है, क्लोरीन का, ऑक्सीजन ज्यादा, सल्फर का, नाइट्रोजन ज्यादा, फास्फोरस का, कार्बन ज्यादा, सिलिकॉन का, बोरान ज्यादा, एल्यूमिनियम का। क्यों ऐसा, तो देखें फ्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 2p उपकोष में, और 2p उपकोष का आकार छोटा होने के कारण, इसका आकार छोटा होता है ना, आकार छोटा होने के कारण इसकी डेंसिटी क्या होती है, बड़ी होती है, इसकी डेंसिटी क्या अधिक होती है, और डेंसिटी अधिक होने के कारण प्रतिकर्षण अधिक महसूस होता है। जबकि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन 3p उपकोष में प्रवेश करता है और उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। अब आकार बड़ा होने के कारण उनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो प्रतिकर्षण भी क्या होता है, कम होता है। और अगर प्रतिकर्षण बढ़े कम होगा तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होएगा, बढ़ेगा। अब आपके दिमाग में ये भी चलेगा कि भाई इसके नीचे तो क्या बोलते हैं, ब्रोमीन भी है, परंतु ब्रोमीन और क्लोरीन हम लोग सामान्यतः क्या जानते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है। अब बताएं अगर यही देखते जाएंगे कि यार इसका 2p आया था, इसका 3p, इसका भी तो 4p आ रहा है तो इसको बड़ा कर दीजिए, ना ना, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, इन सब के जो आकार होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें देखें 3D उपकोष प्रेजेंट है, 3D उपकोष सब में 4D 5D सब में है ना, जबकि इसमें 2D नहीं। क्या 2D होता है, नहीं ना। तो यही कारण है कि जो द्वितीय आवर्त के तत्वों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो तृतीय आवर्त के तत्वों के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कम होता है। बताएं एल्यूमिनियम से ज्यादा किसका, सिलिकॉन का। बाकी केस हम लोग जो जानते हैं, जो केस जानते हैं आप लोग कर लीजिएगा। बताएं जब थर्ड पीरियड में जाए सबसे ज्यादा किसका होएगा, क्लोरीन का। देखिए सेकंड पीरियड में कौन किसका सबसे ज्यादा था, फ्लोरीन का, तो थर्ड पीरियड में सबसे ज्यादा किसका होएगा, क्लोरीन का। बाकी अगर आप लोग ऐसे करना चाहें तो आपको तो फिर अलग हो, डिफरेंट हो जाएंगे ना, तो आप लोग कर लीजिएगा। बताएं यहां पे किसका ज्यादा होएगा, क्लोरीन का। सल्फर ज्यादा क्लोरीन का, ऑक्सीजन ज्यादा फ्लोरीन का, सल्फर ज्यादा क्लोरीन का। बताएं क्लोरीन ऊपर से नीचे आएंगे फिर भी क्लोरीन का ज्यादा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे फिर भी क्लोरीन का ज्यादा, नीचे से ऊपर आएंगे फिर भी क्लोरीन का ज्यादा। इसका मतलब आप लोग समझते हैं पूरी पीरियाडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका, क्लोरीन का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ना। तो ये केस है। तो सेकेंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, हाफ फील्ड का सबसे कम होएगा, उसके बाद सॉरी फुल फील्ड का सबसे कम होएगा, उसके बाद हाफ फील्ड का, उसके बाद जो हम लोग रूल जानते हैं ना। अब सेकेंड और थर्ड पीरियड में कैसे हम लोग देखेंगे, तो ये है ना। बाकी जो आप लोग जानते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पे देखें, ये वाले केस में देखें, इसके नीचे क्या है, गैलियम है, परंतु यहाँ पे गैलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी आप लोग जानते हैं, क्यों ज्यादा होगी आप लोग जानते, जबकि इसके नीचे क्या इंडियम, तो इंडियम का ज्यादा होगा, इसके नीचे क्या थैलियम, थैलियम का इसके इक्वल होएगा। यहाँ पे गैलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एल्यूमिनियम से ज्यादा, क्यों, क्योंकि आपको एक तो फिर बात बता दें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूनिवर्सल होता है, एटॉमिक रेडियस। बताएं एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम का, या तो फिर ज्यादा होएगा या तो फिर बराबर होएगा। तो अब बताएं अगर एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम का ज्यादा था तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एल्यूमिनियम का हो जाएगा कम, गैलियम से ना। बाकी और केस भी देखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, जेड इफेक्ट के, और यूनिवर्सल किसके होएगा, सामान्यतः किसके, सिग्मा के, मतलब शील्डिंग इफेक्ट के ना। तो याद रखिएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे समाप्त होता है ना। अब इसके आधार पे जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करिएगा ना। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लास्ट केस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम लोग एटॉमिक रेडियस पढ़ चुके हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ चुके हैं।
लास्ट केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता भी कहते हैं, इसको EN से प्रदर्शित करते हैं ना। तो विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा क्या है? विद्युत ऋणात्मकता सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो परिभाषा लिख लीजिएगा ना। तो देखिए यहाँ पे जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वो क्या होता है? यूनिटलेस, इसकी कोई इकाई नहीं होती। जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर नहीं करता। ये दोनों केस याद रखिएगा ना। अब देखें जो अभी हम लोग थ्योरी लिखे हैं कि सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाता है? विद्युत ऋणात्मकता। अब मान ले एग्जांपल लिए, एक कंपाउंड हम लोग लिए ए बी एग्जांपल लिए। अब ए और बी के बीच में कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध। ये कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध। तो यदि EN ऑफ ए मतलब विद्युत ऋणात्मकता का मान ए का अगर ज्यादा है बी के विद्युत ऋणात्मकता से, तब क्या होएगा? ए जो होएगा ए का इलेक्ट्रॉन वो बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा। आकर्षित मतलब क्या? खींच लेगा ना। तो परिभाषा हम लोग यही ना पढ़े हैं कि सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगला केस देखें, समझ में आया? समझ में आया? बी ए का अगर अच्छा बताएं, अगर बी की विद्युत ऋणात्मकता का मान ए से ज्यादा होगा तो वो ये बी क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। सीधी सीधी बात है। हम आपको बता दें कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे ज्यादा होता है। वो किसी के साथ जुटेगा ना तो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आकर्षित मतलब क्या? यहाँ पे बात करते हैं हम लोग अमीर और गरीब की। जैसे मान ले एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, अब बताएं हाइड्रोजन के वाहिदम को उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। और फ्लोरीन के वाहिदम को उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। बताएं अमीर इसमें कौन है? फ्लोरीन ना। तो फ्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन को मार के इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या कर लेगा? अपनी तरफ ले लेगा। अभी याद रखिएगा, अभी आएगा केमिकल बॉन्डिंग में, इसको हम लोग बहुत विस्तार में देखेंगे ना। तो अगला केस देखें, यदि EN ऑफ ए मतलब ए की विद्युत ऋणात्मकता का मान बराबर है बी की विद्युत ऋणात्मकता के मान से, तो बताएं जो ए बी अणु होंगे वो कैसे अणु होंगे? नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब अध्रुवी। नॉन पोलर मतलब अध्रुवी। और अगला केस है इफ EN ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू EN ऑफ बी, तो बताएं जो अणु होंगे ए बी वो क्या होंगे? ध्रुवी। अब यहां पे देखिए, यहां पे बताएं ए की विद्युत ऋणात्मकता का मान किससे ज्यादा हो गया? बी से। क्या बराबर है? क्या ए की विद्युत ऋणात्मकता का मान बी की विद्युत ऋणात्मकता से मान बराबर है? नहीं ना, ए की विद्युत ऋणात्मकता मान ज्यादा है ना, इसका मतलब नॉट इक्वल हुई। बताएं ये जो अणु होंगे वो कैसे, ये अणु कैसे अणु हैं? पोलर। पोलर मतलब ध्रुवी। अभी और हम लोग ध्रुवीय और अध्रुवीय को और विस्तार में देखेंगे ना। तो आया और केस देखें इसका डेल्टा EN का। जैसे यहां पे जनरल केस बता रहे हैं कि डेल्टा EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्ट के। आपको बता दें पूरी केमिस्ट्री में एटॉमिक प्रॉपर्टीज परमाणविक गुण के जो सबसे ज्यादा रिलेशन है वो जेड इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। चारों में से सबसे ज्यादा अगर कोई रिलेशन आप देखेंगे किसी के साथ तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना। तो तैयार रहिएगा, आएंगे। अब बताएं जेड इफेक्ट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डेल्टा EN यूनिवर्सल किसका होएगा? सिग्मा की। ये भी कॉमन है। अब आए पीरियाडिक टेबल की बात करें तो देखिए ये जैसे मान ले पीरियाडिक टेबल है, तो पीरियाडिक टेबल में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डेल्टा EN क्या होएगा? बढ़ेगा। और टॉप टू बॉटम आएंगे तो डेल्टा EN क्या होएगा? घटेगा ना। ये आसान सा केस है, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम हम लोग शुरू से पढ़ते ही चले आ रहे हैं ना। अब जो इसके अदर केस है इंपॉर्टेंट केस बहुत। अब बताएं अच्छा, और नॉर्मल केस हम आपको बता दें। अब डेल्टा EN एटॉमिक रेडियस के डायरेक्टली होगा यूनिवर्सल होगा। भाई यार टॉप टू बॉटम आते हो तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? बढ़ता है। और ये क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यूनिवर्सल ना हुए। तो देखें डेल्टा EN जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के। इसका मतलब क्या कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा, अब देखे पहला रिलेशन दिखा दी, अभी तक जितना पढ़े किसी का ऑक्सीडेशन नंबर के साथ रिलेशन देखे ना देखे डेल्टा EN का अभी बहुत रिलेशन आपको बताते हैं ना। देखें तो डेल्टा EN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? ऑक्सीडेशन नंबर के। अब इसका मतलब क्या कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होएगा उसका डेल्टा EN भी सबसे ज्यादा होएगा। हम लोग ये भी केस पढ़े हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक की स्ट्रेंथ के। रिडॉक्स एक्शन भूलिए ना, जो पढ़ रहे हैं उसको भूले ना, भूलेंगे तो गए ना।
तब पछताए का हुए जब चिड़िया चुग गई दाना। खेत ना कहना, खेत थोड़ी ना, चिड़िया चुगता है वो दाना चुगता है। तो पछताने वाला काम ना करें, पढ़ते चलें ना। अब देखें आप, और इकट्ठा भी ना करें, इकट्ठा भी ना करें, क्योंकि अगर इकट्ठा करेंगे ना तो जो चीज़ एक साल में टूटना रहेगा, एक साल में, अब जैसे हिमालय पर्वत है, मांझी द माउंटेन मैन, 7 साल 9 साल ना लगा देना ना, लेते चलना, लेते, इकट्ठा ही मत होने दो ना, लेके चलो साथ में, लेके चलो ना। तो देखें यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, MnO2 MnO4 माइनस, और एक एग्जाम्पल और है MnO4 -2। अब कह दिया कि इन तीनों में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता का मान किसका होएगा, किस यौगिक में मैग्नीज की विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे ज्यादा होएगा। तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर। बताएं इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 4, यहाँ पे कितना 7, और यहाँ पे कितना +6 ना। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा उसकी डेल्टा ईएन भी सबसे ज्यादा, मतलब ये बताएं। अब जिस इसका डेल्टा ईएन सबसे ज्यादा, डेल्टा ईएन सबसे ज्यादा, तो बताएं अगर डेल्टा ईएन सबसे ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होएगा, सबसे ज्यादा। ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या है, सबसे ज्यादा। इजी ना। अब और क्वेश्चन देखें, जैसे मान लें एग्जांपल XeF2 है, XeF4 है, XeO2F2 है, और XeOF2 है। अब पूछ लिया कि ये यौगिक दिया हुआ है, आपसे पूछ लिया इन यौगिक में क्या बोलते हैं, किस यौगिक में जिनान की डेल्टा ईएन सबसे ज्यादा होएगा। बताएं इसमें जिनान की ऑक्सीकरण संख्या कितना, +2, इसमें कितना +4, इसमें कितना +6, इसमें कितना +4। बताएं सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं डेल्टा ईएन किस जिनान का होएगा, XeO2F2 का। याद रखिएगा, बहुत इसे भी इंपॉर्टेंट केस है ना। अब और केस हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, लास्ट लेक्चर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। हम कहे थोड़ा बेसिक चीजें बता दें ताकि आप लोग तैयार रहे ना। लास्ट लेक्चर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो आप लोग चैनल लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब।